मैं आपको थोड़ा 19 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 2004 में पहला अटेम्प्ट दिया था आपने, दूसरी उसमें सफल नहीं हो पाए थे, आईएएस नहीं बन पाए थे। दूसरा अटेम्प्ट दिया, ऑप्शनल चेंज किया। पहला अटेम्प्ट खरसिया में दिया आपने, इस बार ऑप्शनल का सब्जेक्ट चेंज कर दिया, सीट बदल दी रायगढ़। तो दूसरी बार जब अटेम्प्ट आपने दिया है तब आप आईएएस बन गए थे। दूसरा अटेम्प्ट जब विधानसभा का दे रहे हैं, विधायक बन पाएंगे? जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र में सब कुछ होता है। कलेक्टर आईएएस तो व्यक्ति अपने मेहनत से बन सकता है, अपने विवेक से सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, लेकिन राजनीति में दूसरी चीजें हैं। एक मिनट, कौन बात कर रहा है भाई? दिस इज नॉट फेयर। आप बंद कर लीजिए। तो लगातार हमारे 300 सहयोगी 300 सीटों पर बने हुए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है और लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हमारे सहयोगी अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं। वो लगातार प्रत्याशियों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनका भी ओपिनियन जानने की वो कोशिश कर रहे हैं और क्या वो कहना चाहते हैं मताधिकार को लेकर के। और आपने तस्वीरें देखी जिसमें प्रत्याशी भी जो है, दिग्गज जो है, वो भी अब मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बेहद ही अच्छा संदेश देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, आप समझिए यहाँ पर कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, यानी कई प्रतिनिधि इस वक्त लगातार खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। राजनीति की यात्रा में जनता जनार्दन तय करती है कि आपसे क्या कराना है क्या नहीं कराना है। गेम टोटली डिफरेंट। दो छोटे छोटे सवाल आपसे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। किस मुद्दे पर वोट होंगे? क्योंकि लगातार आपका प्रचार हम देख रहे थे, गृह मंत्री आपके साथ आए, आपके कंधे पर हाथ रखा, बड़ा आदमी बनाएंगे वादा भी किया है। ये लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि, किसी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी भी बड़े पद पे पहुंचता है तो उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति के लिए मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। मैं किस पद पे रहूँगा, किस ओहदे पे रहूँगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जिस भी कुर्सी पे रहूँगा, जितने भी बड़े जिम्मेदारी पे रहूँगा, उतना ज़्यादा भला मैं रायगढ़ क्षेत्र की जनता और रायगढ़ के लिए कर पाऊँगा। अच्छा, 5 साल पहले जब आपका मैं इंटरव्यू ले रहा था खरसिया में, बड़े नए नए आप राजनीति में आए हुए थे, संभल कर कदम रख रहे थे, संभल कर बयान भी दे रहे थे। तो 5 साल में क्या बदलाव आया है? क्योंकि इस मुद्दे पर भी मैं आपसे जानना इसलिए चाहूंगा क्योंकि जब बड़े बड़े नेता दिल्ली में, भोपाल में, रायपुर में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है, लेकिन जो जमीनी मुद्दा होता है वो छूट जाता है। तो रायगढ़ के कौन से मुद्दे हैं जिस पर देखकर जनता आपको वोट करेगी? 5 साल मैंने जमीन की राजनीति की है पूरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ क्षेत्र में। यहाँ पर लोगों के एस्पिरेशन रायगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पिछले दशकों में उतना एड्रेस नहीं किया जा सका है। यहाँ पे रायगढ़ को जितने अधिकार हैं उन अधिकारों को एड्रेस नहीं किया जा सका है। तो जैसे रायगढ़ में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ट्रैफिक इम्प्रूव हो, प्रदूषण कम हो, ग्रीनरी बेहतर हो, इस इंडस्ट्रियल सिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो यूथ है यहाँ का बहुत एस्पिरेशनल यूथ है, उसके लिए अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, उनके एजुकेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी हो, करियर काउंसलिंग का हमें कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि युवा एक नई ऊंचाई तक पहुँच सकें। सरकार आएगी तो हमने एक वादा भी किया है कि क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुणवत्तापूर्ण रोजगार की दृष्टि से 1000 सीट का एक बीपीओ सेंटर बनाना हमारा एक एम है। इस तरह से हम एस्पिरेशनल जो रायगढ़ का यूथ है उसके लिए एक रोड मैप बनाकर वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच सके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके, उसके लिए हम एक रोड मैप बनाकर काम करेंगे। और ये व्यापारी पत्र में अपने विजन में पॉइंट्स निर्धारित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यापारी साथी अपना व्यवसाय कर सकें और उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा माहौल देना किसी जनप्रतिनिधि का और सरकार का काम होता है। उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से किलो डैम का पानी किसानों के खेत तक पहुंचे, अन्य ऐसे इरिगेशन के और प्रोजेक्ट्स भी हैं। सरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत जो हैं उनको जबरन सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में डाल दिया गया है। सारंगढ़ जिला बना रहे, महत्वपूर्ण है, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ के लोग रायगढ़ से जबरन उनको खींच करके जिक्र कर रहे हैं। मतलब जो सरिया क्षेत्र है हमारे रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेन ये आपत्ति आई थी कि वो रायगढ़ से जुड़ना। तो अविनाश हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। रायगढ़ से प्रत्याशी हैं ओपी चौधरी। खरसिया से पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, इस बार सीट बदल दी है शुभांगी। और जिस तरीके का उनका विजन है वो साफ तौर पर बता रहे हैं किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं सरकार में। इस वक्त धार से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर बूथ क्रमांक 37 की ईवीएम खराब हो गई है और मतदाता इस वक्त यहां पर परेशान हो रहे हैं।
बुधनी के जैत में ईवीएम मशीन खराब हो गई है, जिसके चलते मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधे घंटे से अब एक भी अभी तक मतदान नहीं हो पाया है। सीएम शिवराज सिंह को यहीं से वोट करना है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ईवीएम खराब हुआ, इसके बाद लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल राहुल, लेकिन आश्चर्य की बात यह है क्योंकि लगातार तैयारियां की जा रही थी और इसके पहले कई बार चेकिंग भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर वोट डालने के लिए आने वाले हैं और उसके पहले ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है और कर्मचारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मतदाता तो परेशान हो ही रहे हैं, उनकी परेशानी भी आगे बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि अब मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लगातार सभी पहुंचने लगे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन इस बीच धार से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, बूथ क्रमांक 37 की ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि तकनीकी समस्याएं बहुत तरीके के सामने आती हैं शुभांगी, इस वजह से ही मॉकपोल भी किया जाता है, पहले टेस्ट किया जाता है किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी है। अमित वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थिति, ईवीएम मशीन कब तक शुरू हो पाएगी, कब तक वोटिंग शुरू हो पाएगी? जी, आपको बता दूं बिल्कुल कि धार विधानसभा के बूथ क्रमांक 37 और 42 जो है उसमें ईवीएम मशीन जो है उसके मार्कपोल जो है वो होने के बाद सीलिंग कर दी गई थी, लेकिन जब मतदान शुरू किया गया तो उसमें कुछ मामूली सी कुछ परेशानी आ रही थी, जिसको लेके जो है वहां पर मतदाताओं की कतारें लग गई और लगभग आधे घंटे तक जो है मतदान प्रभावित रहा। आधे घंटे बाद ही मतदान शुरू हो पाया। सूचना के बाद जो है वो पीठासीन अधिकारी सहित जो सेक्टर ऑफिसर और जो मतदान के लिए ऑफिसर लगाए गए हैं उन्होंने पहुंचकर जो मशीन है वो दुरुस्त की और उसके बाद जो है मतदान शुरू हो चुका है और फिलहाल जो मतदान है वो सुचारू रूप से जारी है। जी बिल्कुल। और अमित, क्योंकि वहां पर आप मतदाताओं के बीच भी मौजूद होंगे, मतदाताओं का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मतदाताओं का कुछ मतदाता हैं जो कतार में लगे थे और जो सुबह से ही जो मतदान के समय के पहले ही जो आके कतारों में लग गए थे वो परेशान जरूर कुछ हुए और आक्रोश भी देखा गया उनके बीच की जो है वो मशीन खराब है, लेकिन जो है मतदान शुरू होने के बाद जो है वो जो है अब सुचारू हो गया और लगातार जो है मतदाता मतदान कर रहे हैं। जी चलिए अमित, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये होता है शुभांगी, कई बार ऐसा होता है मॉकपोल के समय सारी चीजों की व्यवस्थाओं को चेक किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मॉकपोल के बाद भी ये स्थिति बनती है। हालांकि यहीं से अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वोटिंग करेगा और ये तस्वीरें लगातार ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सत्यनारायण शर्मा को हमारे दर्शक इन तस्वीरों में देख रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा के जो बेटे हैं पंकज शर्मा, रायपुर ग्रामीण से वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और ये तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ वो शायद वोट करने के लिए निकलेंगे, उसके पहले अपने परिवार के साथ वो मौजूद हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है। उनसे चर्चा किया है हमारे सहयोगी ने। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है और चुनाव को लेकर के कैंडिडेट की आज परीक्षा है, बल्कि अग्नि परीक्षा है। और इस परीक्षा की घड़ी में कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, नेताजी क्या कर रहे हैं, आपको दिखाने हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक सत्यनारायण शर्मा जी। सत्यनारायण शर्मा जी, इससे पहले तो हम आपको कैंडिडेट के रूप में देखते रहे, इस बार आपके बेटे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बेटे सब बैठे हैं लोग। इस बार पंकज ज्यादा सर्वाधिक वोटों जीतेगा। इसका कारण है कि कई सालों से वो क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहा है और सेवा ही उसने अपना कर्म बनाया है और सेवा ही प्रधान रूप से कर रहा है। सब लोगों की मदद करना उसका काम रहा है और सब लोगों से पारिवारिक संबंध बनाकर रखा उसने। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है हमारे क्षेत्र के मतदाताओं पर कि मतदाता भारी बहुमत से पंकज को जिताएंगे और पंकज लोगों की सेवा करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए, तो अभी करीब 7 बज रहे हैं और आप टेबल पे देख रहे हैं नाश्ता लगा है। बस पंकज जी अभी अभी आए हैं और बेसिकली ये बांसटाल में रहते हैं। सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ पे हैं आनंद में। क्या रहेगा नाश्ते के साथ में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत व्यस्तता है इसलिए नाश्ते के साथ ही बात करनी पड़ रही है। पंकज जी, तैयारी कैसी रही और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, 5 साल पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा का डर नहीं होता। मैं चूंकि हमारा पुराना घर है, मेरे पिता पहले हम सब वहाँ रहते थे। कोरोना काल में माता पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों माता पिता को यहाँ शिफ्ट किया। मैं हमारे कार्यकर्ताओं की मांग पर अभी भी पुराने घर में रहता हूँ। मेरी माता का बाईपास सर्जरी एक महीने पहले हुआ है, तो उनका आशीर्वाद देखें। पल थोड़ा सा भावुक होता है, समझ सकते हैं जब एक बेटे और माँ के स्थिति सामने ऐसे आती है, तो फिर भी लेकिन आप चूंकि बहुत अच्छा लग रहा है
ये नाश्ते के टेबल पे देखिए आप शीतला शर्मा जी हैं, ये नाश्ते पे बैठे हैं, पंकज जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, माता जी हैं, पंकज शर्मा जी की धर्मपत्नी जी हैं और इस परिवार की दोनों बहुएं यहाँ पर साथ हैं। तो एक पारिवारिक सा जो संस्कार होता है वो आपको इस पूरे घर में दिखाई देगा। आज आपको ऐसी तस्वीर से रूबरू कराएंगे क्योंकि चुनाव है और चुनाव के समय आपके जो विधायक है, आपके जो जनप्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24। तो सत्यनारायण शर्मा के साथ चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश राज। जिस तरीके से बता रहे हैं बहुत ही सीनियर विधायक कहलाते हैं और चूंकि इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं है, उनके बेटे इस बार यहाँ से चुनाव मैदान में रायपुर ग्रामीण से। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी प्रत्याशी इस वक्त मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसके पहले ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए सीधे हमारे सहयोगी रचना के पास चलते जो इस वक्त बिलासपुर में मौजूद है। जी रचना, क्या तस्वीरें आप देख पा रही है, कैसा माहौल है बिलासपुर वासियों में, कितना उत्साह आप देख पा रही है अपने मताधिकार को प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल शुभांगी, मैं बता दूं आपको इस वक्त मैं बिलासपुर में मौजूद हूं और ब्रेकफास्ट विद नेताजी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी। सीधे उनसे बात करेंगे कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है। अटल जी, जय जोहार आपको। जय जोहार, जय जोहार। इम्तिहान की घड़ी है, इतनी तैयारियां, इतनी दिनों की रणनीति और आज इम्तिहान का दिन, कैसा महसूस करते हैं और आज का रूटीन कैसा रहता है आपका? देखिए, जब एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाती है तो तनाव कम हो जाता है और आज परीक्षा की घड़ी है तो तनाव नहीं है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने। और सुबह का रूटीन वही था कि आज सबसे पहले जल्दी उठ गए। उठ के बाद एक हमारे कार्यकर्ता का फ़ोन आया, उसने वो ईसाई समुदाय के थे, उन्होंने प्रेयर की सुबह 6 बजे। तो अच्छा लगा कि सुबह फ़ोन उठाते ही साथ किसी ने दुआएं की हमारे लिए। उसके बाद नहा धो के बस अब वोट डालने की तैयारी है, उसके बाद क्षेत्र में जाएंगे जी। टीका लगाया है आपने, यानी पूजा पाठ आप कर चुके हैं। जब पूजा कर रहे थे तब मन में क्या भाव आ रहे थे? पूजा तो हमारा रोज का रूटीन है, भगवान को एक बार जरूर याद करते हैं। टीका लगाया है, हमारी धर्मपत्नी ने निकलने से पहले टीका लगाया है। तो जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी संस्कार हैं, उसको तो करना ही पड़ता है। और भगवान की आराधना तो रोज सुबह होती है, आज वो सुबह आराधना करके ही निकले जी। क्या लग रहा है इस बार, कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? देखिए, जीत के लिए बहुत आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि हमारी सरकार के जो 5 साल के कार्य हैं माननीय भूपेश बघेल जी की और उनकी जो घोषणाएं हैं उसका अमल हमको जमीन पर दिखा। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि जो भूपेश है तो भरोसा है। और ये जो विश्वास है, अचानक से पिछले 4-5-6 दिनों में ये बदलाव सा दिखा कि एक बयार सी बह रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। ये तो बात हुई आपकी पार्टी की। आप कोटा से प्रत्याशी हैं और कोटा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहां किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, कोटा कांग्रेस की परंपरागत सीट है और कोटा त्रिकोणीय मुकाबला आपने ठीक कहा क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2 बड़े राजनीतिक परिवार के लोग वहाँ लड़ रहे हैं। एक अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहा है और एक अपनी पति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं एक सामान्य घर का आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी है, मैं केवल विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। अब वहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि पिछले बार गलती हुई थी, इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। आज IBC 24 के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वोट देने के लिए? सभी लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र में सरकार बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सबसे अपील करूंगा कि आप सब लोग लोकतंत्र में वोट करें और अपनी सरकार चुने, अपना विधायक चुने, अपना जनप्रतिनिधि चुने, यही मेरी अपील है। तो ये थे हमारे साथ कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष भी हैं। और जैसा कोटा सीट की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं, पार्टी को लेकर भी बिल्कुल आश्वस्त हैं। साथ ही इन्होंने अपील भी की कि आप भी घरों से निकलिए और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा जरूर लीजिए। साथ ही मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि वोट जब आप करें तो #selfie with स्याही के साथ में IBC 24 को अपनी तस्वीर जो है वो जरूर भेजें और वोट करने के लिए जरूर जाएं। शुभांगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से रचना रिपोर्ट कर रही थी, बता रहे थे अटल श्रीवास्तव के क्या विजन, क्योंकि अभी ये तस्वीरों में लगातार ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से ये प्रत्याशी है और ये इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी हमने इससे पहले दिखाया था जीतू पटवारी राव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी बाकायदा घर से तिलक लगाकर वो मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। लगातार
तस्वीरें इस तरीके से प्रत्याशी क्योंकि अब बहुत जागरूक होकर पहले ही जाकर वोट डालना चाहते हैं और ये संदेश भी देना चाहते हैं शुभांगी कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। प्रत्याशी होने के बाद भी सुबह से उठकर तमाम तैयारियां करने के बाद वो पहुंच रहे हैं। और तो ये पूजा पाठ की ये तस्वीरें तो हम दिखाए राहुल, लेकिन एक अलग बात आपको यहाँ पर बता रहे कि देखिए जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही ग्राफिक के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कहां से प्रत्याशी है। और इस वक्त भोपाल से प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर वो भी पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। जनता पार्टी है, जो हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जो हमारा संकल्प है मध्य विकास और प्रगति, उसको मतदान करूंगा, फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। किस तरह का उत्साह दिखाई देगा लोगों में आज? क्या लगता है कि प्रतिशत पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह, सम्मानजनक और उनका विश्वास कमल के फूल पर है। तो क्या लग रहा है, आपने आज भगवान के दर्शन भी किया, आशीर्वाद मिलेगा? भगवान से याचना की, प्रार्थना की, शामिल के साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। तो हमारे साथ मंत्री तुलसी सिलावट थे, परिवार सहित वे घर से निकले हैं और इसके बाद आज उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, घर से भी वे कन्या पूजन करके निकले और इसके बाद अब वे मतदान करने के लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। तो तुलसी सिलावट को आप सुन रहे थे और ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान को लेकर किस तरीके का उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। ये 5 तस्वीरें बता रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर मतदान केंद्र में की गई ये भी इन तस्वीरों से पता चलता है। शुभांगी, बिल्कुल यहाँ बैठ करके सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे यहाँ से सारे इसको संभाल रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में भी इसी प्रकार के कंट्रोल रूम के माध्यम से चुनाव के को एक कुशलता के साथ, बेहतर प्रबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संभाला है। आदरणीय शिवप्रकाश जी भाई साहब हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री हैं, वो भी आज यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी भूपेंद्र यादव जी, सह प्रभारी जी, वो सब लोग भी अपने अपने स्थानों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में आज ये पूरी टीम लगी है और मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में 65,423 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया और गरीबों के जीवन बदलने का जो काम, तो सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले पूजा पाठ करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसके पहले हमने आपको पूर्व मुख्यमंत्री PCC चीफ कमलनाथ की तस्वीरें भी दिखाई थी, जो भी मंदिर में पहुंचे हुए थे, हनुमान जी की उन्होंने पूजा अर्चना की। और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और हर बार की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार भी पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पूजा पाठ की और मंदिरों की, जहां पर प्रत्याशी जो है राहुल वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, नर्मदा के तट पर यहाँ पर CM शिवराज पहुंचे और साथ ही उनके साथ बड़े संख्या में समर्थक भी। तो VD शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस बीजेपी को इस बार जिताने की। कह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को लेकर वो उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने पर क्या कुछ कार्य जो अब तक सरकार ने किए हैं उसे आगे बढ़ाएगी। तो ये तस्वीरें और अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार वोटिंग इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है। तो इसमें हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है बैहर विधानसभा, लाजी विधानसभा, परसवाड़ा विधानसभा, ये सब जो है यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर केवल 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। इसके अलावा भी लगातार अपडेट और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है, 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग इस वक्त लगातार जारी है। तो CM शिवराज सिंह चौहान नर्मदा के तट पर पहुंचे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इससे पहले भी उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। लगातार जो सभी प्रत्याशी हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, नर्मदा तट पर पहुंचे CM शिवराज बुधनी से प्रत्याशी हैं और कौन कौन वहां पर उनके साथ मौजूद था? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी है और जैत उनका गांव है जहां पर वो वोटिंग के लिए जो है कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन वोटिंग के पहले उन्होंने अपने
घर के पास बने मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद जैत चूंकि नर्मदा के तट पर बसा हुआ गांव है तो नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और उसके बाद वो सीधे जो है नर्मदा तट से जो है मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और यहाँ पर मतदान करेंगे। तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैत के आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मतदान जो है वो काफी देरी से शुरू हुआ है, ईवीएम में खराबी आई थी और उस खराबी को जब दूर किया गया उसके बाद यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है। करीब 40 मिनट तक यहाँ पर ईवीएम खराब रही, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो नर्मदा पूजन कर रहे हैं। नर्मदा पूजन पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। परिवार उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान और दोनों बेटे उनके कुणाल और कार्तिक उनके साथ मौजूद है। परिवार के और सदस्य मौजूद है। पूजा अर्चना करेंगे, नर्मदा पूजा करने के बाद वो मतदान करेंगे। और हर बार जब चुनाव में मतदान करते हैं तो उसके पहले वो नर्मदा जी की पूजा करते हैं और नर्मदा में उनकी काफी गहरी आस्था है और इसीलिए क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर ही उनका गांव बसा हुआ है, ऐसे में वो नर्मदा पूजन कर और गांव के कुल देवता का पूजन कर जो है मतदान करेंगे। तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे हैं जहां पर मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने आज से कुछ देर पहले यहां पर पूजा पाठ किया है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। मां पीताम्बरा के दर पर इस वक्त आशीर्वाद लेने के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और इस वक्त वो माता के दरबार पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि हर समय जो प्रत्याशी हैं वो मतदान के ठीक पहले भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त नरोत्तम मिश्रा मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और कौन कौन वोट डाल चुके हैं? कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और एक संदेश दिया है। विवेक शेजवलकर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि किन किन लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त। भाई हम ताज़ा तस्वीरें अलग अलग जरिए से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अरुण साव को आप देख रहे हैं, लोरमी से प्रत्याशी हैं। इससे उतरो नहीं डिस्टर्बेंस हो रही ना सर इनका लेना है, उसके बाद फ्री है हम। तो आपको बता दें लगातार प्रत्याशी सुबह से ही मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अरुण साव लोरमी से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी को छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने की। तो इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अरुण साव यहां पर पहुंचे हैं। लोरमी से प्रत्याशी है अरुण साव, इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर उत्तर विधानसभा में मतदान लगातार जारी है। बूथ क्रमांक 129, 130 में अब तक मॉक पोल शुरू नहीं हुआ है, यानी देरी हो रही है। ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है तो मॉक पोल शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रायपुर उत्तर विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया इस वक्त शुरू नहीं हो पाई है। बूथ क्रमांक 129 और 130 में मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई क्योंकि मॉक पोल यहां पर नहीं हो पाया है। ईवीएम में कुछ खराबी आई है, तकनीकी खराब है, तो मतदान इस वक्त कुछ पल के लिए रुक गया है। तकनीकी खराबी आई है ईवीएम मशीन में, मॉक पोल नहीं शुरू हो पाया है। रायपुर उत्तर विधानसभा
मतदान केंद्र में हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त मौजूद है। स्टार, क्या वजह बताई जा रही है ईवीएम में खराबी की? देखिए, मॉक पोल 6:30 बजे शुरू हो जाना था, लेकिन उत्तर विधानसभा के बूथ क्रमांक 129 और 130 में ईवीएम में तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते मॉक पोल समय पे शुरू नहीं हो पाया है। अभी इंजीनियर्स आए हैं, उन्होंने मशीन को शुरुआत की है और अभी मॉक पोल पर ट्रायल किया जा रहा है। तो जबकि 8 बजे से मतदान शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि मतदान शुरू नहीं हो पाया, जिसके कारण बाहर आप देखेंगे तो आपको लाइन लग चुकी है। इस मतदान केंद्र की बात करूं तो कुल मिलाकर 6 अलग अलग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और उन बूथों में से 2 बूथ यानी 129 और 130 में मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। बात करते हैं कितनी कब से आप इंतजार कर रहे हैं, बताइए क्या जवाब दिया जा रहा है आप लोगों को? 10 मिनट। देखिए, 7 बजे से ये मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि जल्दी पहले आ जाए, लेकिन ये दोनों बूथ है जो 130 और 129 यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी फिलहाल इंजीनियर्स के द्वारा मशीनों को दुरुस्त किया गया है और मॉक पोल की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब तक मॉक पोल नहीं हो जाता, मॉक पोल होने के बाद ही इसको पूरी तरीके से फिर मुख्य वोटिंग शुरू की जाएगी। तकनीकी खराबी आई थी मशीन में सुबह से और उसके बाद रिपोर्ट कर दिया गया था, उसके बाद ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर 129 और 130 जिसको मतदान केंद्र है, यहाँ पर अभी तक मॉक पोल कंप्लीट नहीं हो पाया है और जब तक मॉक पोल कंप्लीट नहीं हो जाएगा मतदान शुरू होगा। लाइन भी देखें तो बाहर आप देखेंगे महिलाओं की भी लाइन लग चुकी है, पुरुषों की भी लाइन लग चुकी है और कहीं ना कहीं लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करते हैं, कितने बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और क्या जवाब दिया जा रहा है, बताइए। हम लोग 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। घर में बच्चे के घर द्वार के काम धंधा छोड़ कर हम लोग का आए कि जल्दी काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से चले जाएंगे तभी डबल कोई आएगा क्या? नहीं आएगा ना। बताइए क्या जवाब। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रत्याशी यहाँ पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और जैसे स्टार बता रहे थे, कई मतदान केंद्रों में इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं, कभी कभी तकनीकी खराबी की वजह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला मतदान केंद्र में लगातार जारी है। प्रदीप जायसवाल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त। तो ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं प्रदीप जायसवाल। के पीछे कहां जाऊंगा? तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम बता रहे हैं कि इस तरीके से जो प्रतिनिधि हैं और जो प्रत्याशी हैं वो पहले पहुंचकर वोट देकर ये तरीके से संदेश आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप भी जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं किन किन लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो नारायण चंदेल ने भी अपना वोट दे दिया है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, तो मैं तो अभी ये देख रहा हूं कि हम मां से ले रहे हैं। मां को वापस करने का समय भी है, तो दोनों काम हम एक साथ करें तो मुझे लगता है कि वो राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। अगर हम लेते हैं तो हमें वापस करने के बारे में भी सोचना चाहिए। जी, आज आप अपने पति देव के साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्या मांगा मां नर्मदा से, क्या प्रार्थना है? हमारे श्री जी बोलते थे माँ के सामने वो तो वैसे ही सब कुछ देती है और पता नहीं यहाँ आके मैं कभी भी कुछ नहीं मांग पाई ईश्वर के सामने, बस सबके कल्याण का भाव होता है, बाकी हमने मांगा कभी कुछ नहीं है। जी, प्रदेश की तो सभी प्रत्याशियों के रिएक्शंस भी हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरीके से वो वोट डालने के पहले वो क्या कह रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जीतू पटवारी को आप देख रहे हैं, राऊ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत तेज तर्रार नेता हैं कांग्रेस के और इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर रहे हैं। उनके खिलाफ मधु वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जीतू पटवारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो घर से बाहर निकले। और कैंट विधानसभा में कार्यकर्ताओं की परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है।
भाई आप लगातार आप लोग साथ में रहे, भैया प्रचार कर रहे थे, आप लोगों का सपोर्ट भी रहा है, तीसरी बार मैदान में है, तो आज जो है वोटिंग का दिन है, आप लोग सारे लोग वोट डालने आए हैं। बहुत अच्छा है, महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है कि बहुत दिन अपन 5 साल पूरे मेहनत करते हैं, आज एक दिन और एक महीने की बात नहीं है, 5 साल ये जनता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद जीतते हैं और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये देखिए, ये थे अशोक रोहाणी और उनकी पत्नी जो कह रहे हैं कि भाई 5 साल जो है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं और आज जब परीक्षा का घड़ी है तो वह भी अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। चलिए आपको इस वक्त सीधे ले चलते हैं राजेश राज के पास, सही फैसला करेंगे। सत्यनारायण शर्मा इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। राजेश, क्या कह रहे हैं सत्यनारायण शर्मा? राजेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे सत्यनारायण शर्मा इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनके बेटे पंकज से प्रत्याशी हैं। चलिए राजेश राज से हम संपर्क करने की, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो खुद बढ़ चढ़कर इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और एक प्रकार से कहने की कोशिश और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी जल्द से जल्द मतदान केंद्रों पर पहुंचना, अपना वोट डालना है। पूर्व जन्म का प्रसाद होता है, इस जन्म का नहीं। पहले जो भी सर्वे आया हो, लेकिन अब आज की स्थिति क्या बता रहे हैं आप पूरे मध्य? मैं हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में उसको लोग हटाना चाहते हैं, कांग्रेस की ओर संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही। रात में एक विवाद हुआ था। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, रुक करेंगे राजेश राज का। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त आपके साथ सत्यनारायण शर्मा मौजूद है, उनके बेटे पंकज शर्मा के रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सत्यनारायण शर्मा जी 1985 से इस क्षेत्र में विधायक रहे, सिर्फ एक बार ब्रेक हुआ है। बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के और पूरे परिवार के साथ वोट करने आए हैं। सत्यनारायण शर्मा जी अब तक हमने आपको प्रत्याशी के तौर पे देखा, इस बार आपने विरासत हस्तांतरित की है, क्या उम्मीद है जिस तरह का आपका रिकॉर्ड रहा? नौजवानों को काम करने का मौका मिलना चाहिए, नौजवान सामने आए, नौजवानों को भविष्य है। हमने लगातार 5 साल सेवा की है, हम सबको भरोसा की सारी मौजूद जीतेगा। जी जी, आपका रिकॉर्ड रहा है, फंड रहा आपका, उससे ज्यादा वोटों जीतेगा इस बात मुझे उम्मीद है, आपको पूरी उम्मीद है। चलिए, तो सभी लोग आए हैं, अपने पूरे परिवार में करने आए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? जनता से निवेदन करना चाहते हैं जी, आपका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, जनता की सेवा करना हम लोगों का धर्म है जी, मैं भी मरते दम तक सेवा करूंगा, ये मेरा। तो जीतू पटवारी इस वक्त थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बेहद युवा और तेज तर्रार नेता की छवि है, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने वोट डालने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नरोत्तम मिश्रा पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, नर्मदा की पूजन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ मां नर्मदा के तट पर पहुंचे। बुधनी से प्रत्याशी हैं और उसके पहले वोट डालने के पहले वो नर्मदा के तट पर पहुंचे। जितेंद्र थवाइत का रुख करेंगे, इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आप इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद हैं और कौन है आपके साथ इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हम सेफर्ड स्कूल के बूथ में मौजूद हैं और यहाँ पर बूथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर लिया है और जिस तरह से प्रदेश का हाई प्रोफाइल सीट इस बार लोरमी है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बार लोरमी विधानसभा से चुनावी मैदान में है। ऐसे में संभाग का ये हाई प्रोफाइल सीट है और बिलासपुर में चूंकि अरुण का जो मतदान केंद्र है वो बिलासपुर है और बिलासपुर में उन्होंने यहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग किया है। अरुण साव जी से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए परिवार के साथ हैं अरुण साव जी, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने मतदान को उन्होंने प्रयोग किया है। अरुण साव जी की श्रीमती है, सीधे उनसे ही बात करते हैं। आपने भी मतदान का प्रयोग किया है, परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं साव जी के साथ, किस तरह देखते हैं, क्योंकि वो चुनावी मैदान में भी परिवर्तन के लिए वोट करने वाली है, चुनावी मैदान में भी है, किस तरह से देखते हैं आप लोग मतदान का प्रयोग किया है? जो है 75 पार की बात कर रही है, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है और ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वोट करे और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटिंग हो
आप क्या कहना चाहेंगे आज मतदान? भैया यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बताइएगा, आपने मतदान का प्रयोग किया है और प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट लोरमी की भी जिम्मेदारी आप पर है, इसके साथ ही पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है। निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए जनता वोट करने वाली है। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा इस चुनाव से तय होने वाला है। छत्तीसगढ़ के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इस दृष्टि से मतदान करें। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए मतदान करें। जिस तरह से आप लोगों ने पसीना बहाया है, तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता जो हैं यहाँ पर प्रचार प्रसार में पहुंचे थे, कितने आश्वस्त हैं छत्तीसगढ़ में सीटों को लेकर? 100% पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग पार्टी को मिल रहा है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। किन मुद्दों के साथ इस बार जो जनता है भाजपा के साथ जा रही है, क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को आप देखते हैं? एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता मतदान करने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर जमकर आश्वस्त वो भी है कि वो सीट जीत कर आ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस ने कुछ किया नहीं 5 साल में, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। एक भी ऐसा काम 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया जिससे जनता उन्हें वोट दे। और जनता ने तो परिवर्तन के लिए पूरी तरह से मन बना रखा है और परिवर्तन के लिए वोट करने वाले हैं। क्या माना जाए, पहला चरण जिस तरह था, दूसरा चरण किस तरह से भाजपा के पक्ष में जा रहा है? दूसरा चरण भी उसी तरह से होने वाला है। आपने मतदान कर लिया। तो ये थे अरुण साव जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया और उनका दावा है कि लोरमी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा लीड करेगी, भाजपा यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। हालांकि जिस तरह से भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदान के बाद ये मतदाता तय करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर देखिए तमाम, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट्स यहाँ पर बिलासपुर में है, ऐसे में बूथ में सुबह से ही अगर कहें तो मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी इसी बूथ में मतदान करने पहुंचेंगे। कोटा से वो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सुबह का ये वक्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, आधा घंटा का समय हुआ है और आधा घंटे में ही देखिए किस तरह से उत्साह जो है यहाँ पर मतदान को लेकर तमाम जो मतदाता हैं उनके बीच में है। और कुछ मतदाताओं से हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं आप लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं, क्या देखते हैं, किस तरह से आपके पास हम लौटेंगे। विकास को देखते हुए और युवा वर्ग के सब व्यवस्था को देखते हुए मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल। और जितेंद्र, क्योंकि ये बेहद अहम है, क्योंकि बिलासपुर में हमने देखा कि एक क्षेत्र में जेसीसीजे का, जोगी कांग्रेस का भी खासा प्रभाव देखने को मिला है। तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा फिलहाल जोगी कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरे मोर्चे के तौर पर जोगी कांग्रेस और बसपा दोनों दल यहाँ पर खासे प्रभावित कर सकते हैं सीटों को। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल जो है भाजपा कांग्रेस, इनका भी गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो 2 सीटों पर यहाँ पर जोगी कांग्रेस जीत कर आई थी, 2 सीट यहाँ पर बसपा के खाते में गया था। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो चाहे वो लोरमी का इलाका हो, कोटा का इलाका हो, पामगढ़, जांजगीर, जैजैपुर, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खासे तौर पर ये मतदाता को प्रभावित करते हैं, ये वोटर्स को प्रभावित करते हैं। और इस बार जिस तरह से जोगी कांग्रेस और बसपा ने जोर लगाया है, निश्चित तौर पर तीसरे मोर्चे के तौर पर ये यहाँ पर समीकरण राष्ट्रीय दलों का बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था जैजैपुर से यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी जीत कर आए थे, पामगढ़ सीट भी जो है वो बसपा के खाते में गया था। ठीक है जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त लगातार हमारे सहयोगी हमसे एक एक करके जुड़ रहे हैं। इस वक्त तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। तहसीन, इस वक्त आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? तहसीन जैदी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाया, संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक तरीके से सुबह सुबह अपने वोट डालने के लिए पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बेहद ही सीनियर लीडर, क्योंकि कांग्रेस
कि ये बेहद सीनियर लीडर और यहाँ पर खासा इनका दुर्ग क्षेत्र में जहां पर हम बात करें 6 मंत्री यहाँ पर, उनमें से एक ताम्रध्वज साहू भी, और दुर्ग ग्रामीण से ये प्रत्याशी है। एक बड़ा क्षेत्र और खासा प्रभाव रखने वाला क्षेत्र है जहां पर ओबीसी वर्ग का एक बड़ा तबका यहाँ पर, और यहाँ पर ताम्रध्वज साहू ने वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं, बूथ में इस वक्त पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने इस वक्त, और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो एक तरीके से ये बता रहे हैं, इशारा करके कि ये बता रहे हैं कि आप, इन्होंने वोट दे दिया है, आप भी पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू और प्रदेश में गृह मंत्री रहे और सबसे सीनियर लीडर में से एक, कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर में से एक तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे तहसीन का। तहसीन, इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के जो, क्योंकि एक महापर्व होता है लोकतंत्र का, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का, तो इसमें भाग सबको लेना चाहिए। पहले चरण का हालांकि मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का कितना उत्साह आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी उत्साह है लोगों में। चुनाव में वैसे ही उत्साह आ जाता है सब लोगों में, तो इस बार भी काफ़ी उत्साह है लोगों में, आम जनता में, मतदाता में, और कांग्रेस को ज़बरदस्त बढ़त इससे मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। पहले चरण में तकरीबन 70% मतदान हुआ है, दूसरे चरण से कितनी उम्मीद जता रहे हैं? हम लोग 74 पार पहले से लेके प्रदान। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने से ही जो संकल्प पत्र के वादे हैं वो पूरे कर सकती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, और डबल इंजन की सरकार तो भाजपा ही बना पाएगी, क्योंकि 7 बजे से ही, बल्कि ये कहें कि 7 के पहले से लोग, कितने लोग तो खड़े हैं, लाइन लगे। तो ये परिवर्तन का एक द्योतक है। यहाँ पे निताब जी, एक बड़ा मुद्दा एक जो है वो स्वास्थ्य को लेके है। आज भी जो है लोगों को अंबिकापुर और रायपुर जाना पड़ता है। किस रूप में देखते हैं कि अभी तक यहाँ सुविधाएं नहीं हो पाई, ये 5 साल हो या पिछले अगर सरकारों की बात करें, किस रूप में देखते हैं इसको? नहीं, निश्चित है, जो रिमोट एरियाज में है स्वास्थ्य सुविधा का तो बहुत ही लचर व्यवस्था हो गया है। आज छोटे छोटे कोई काम के लिए भी, या कोई साधारण कोई मरीज है उसको भी सिर्फ ये जो केंद्र बनाया हुआ है इनका इलाज के बजाय जो है ये सब रिफर केंद्र बन गया है। तो यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ से रिफर करते हैं, रामानुजगंज जाए तो वहाँ जिला में रिफर करें, जिला वाले रिफर कर दे रहे हैं, अंबिकापुर रिफर करें, अंबिकापुर वाला है। तो इस तरह से पूरे स्वास्थ्य विभाग का। तो रामानुजगंज से प्रत्याशी रामचरण दाम को आप सुन रहे थे। डबल इंजन की सरकार की बात वो कह रहे थे। अविनाश पाठक हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, फिलहाल आप वहां रायगढ़ में मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कौन है आपके साथ इस वक्त? जी बिल्कुल, मतदान शुरू हो गया है और मैं इस समय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। एक बार पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मतदान के लिए लोगों की कतारें लगी हुई है और सुबह से लोग यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं, लगातार वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद सबसे खास तस्वीर है कि ओपी चौधरी जो है वो अपनी धर्मपत्नी अदिति पटेल के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरह का क्या कुछ सिनारियो है। ओपी चौधरी जी, क्या कहेंगे, आप खुद वोटिंग के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ सिनारियो लग रहा है आपको? पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कमल छाप की लहर है और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो सुनामी में बदल चुकी है वो लहर। तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिलने जा रहा है और सभी लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार होता है। सभी लोग अपना मतदान करें, कभी ये ना सोचें कि एक वोट से क्या होगा। एक एक वोट से ही लोकतंत्र के सारे बड़े निर्णय और किसी प्रदेश देश का भविष्य तय होता है। ओपी चौधरी का नाम आने के बाद ही ये पूरी सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है, पूरे प्रदेश की निगाह सीट पर है। लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और लोगों का आपका नज़रिया है। मैं निश्चित रूप से अपना 100% देकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया हूं और आगे जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो अपने जीवन का कल कण कण और पल पल लगाकर रायगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए काम करूंगा। चुनौतियां काफ़ी अधिक है लगता है, लगातार मेहनत भी आपने की है, सारी रात जागे हैं, ये भी खबर मिल रही है। क्या कुछ चुनौतियाँ रही हैं और अब क्या लग रहा है आप? खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की,
अब इससे ज़्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास किया, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेके चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। माई का आशीर्वाद ले लिया दतिया और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनता का आशीर्वाद मिला? 100% क्या मिलेगा? कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर 2/3 बहुमत भी आ सकता है। मध्य प्रदेश की जीत में अगर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर रहेगा? क्या विकास के लिए क्या योगदान रहेगा? विकास किया है, विकास करेंगे। एक ही नारा है हमारा, विकास किया है, विकास करेंगे। झूठे वादे नहीं करेंगे। ठीक है। जनता से क्या कहेंगे? राष्ट्रहित के लिए देखिए, कमल का बटन दबाइए, इसकी खुशियां हिंदुस्तान में मनती हैं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और रायपुर उत्तर में हम की विधानसभा सीट में बीजेपी ने पुरंदर मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया। उनके साथ हम मौजूद हैं, सुबह की चर्चा करते हैं उनसे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से वो जनसंपर्क कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों से उनका अनुभव रहा, लोगों से मिले हैं और आज आहुति देने का समय आया, मतलब लोग अपना वोट देंगे, उनसे बातचीत करते हैं। पुरंदर जी, लगातार आपने जनसंपर्क किया है, क्या माहौल रहा था और आज किस प्रकार की प्लानिंग है, टाइमिंग क्या रहेगी आपकी, जानना चाहेंगे। देखिए जैन साहब, आपका स्वागत है। आज मेरे लिए सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बड़ा दिन है। आज मेरे भाग्य का फैसला पेटी में कैद हो जाएगा। मैं जो स्नेह, जो सम्मान मेरे उत्तर बंधार विधानसभा के मतदाता भाइयों ने दिया, जो सम्मान मेरे को मेरे कार्यकर्ताओं ने दिया, मेरे नेताओं ने दिया, वो अद्भुत है। आज दिन भर की क्या चर्चा रहेगी आपकी, क्या प्लानिंग है दिन भर की? क्योंकि एक बड़ा दिन रहता है और इतने दिनों तक मेहनत की है, आज उसको मॉनिटरिंग करने का भी वक्त है, तो किस प्रकार की प्लानिंग है आपकी दिन भर की, यदि हम बात करें तो? देखिए, आज मैं अभी जाऊंगा जगन्नाथ मंदिर, भगवान को प्रार्थना करूंगा, प्रभु जिस टाइप से मुझे टिकट प्रदान किया है वैसे मुझे जीत प्रदान कर, प्रार्थना करके मैं सभी बूथ, 201 बूथ है मेरे विधानसभा में, सभी बूथों में जाऊंगा, सभी से मिलूंगा और सभी से मतदाता भाई बहनों से आशीर्वाद लूंगा। वोट डालने की बात करें तो आप कितने बजे जाएंगे? क्या कुछ मुहूर्त के हिसाब से तय किया है आपने या क्या है? मैं 3:11 में अपना मत डालूंगा और भारत के इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हूँ। देखिए, पुरंदर मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से उनसे हम बातचीत कर रहे थे। साफ उन्होंने कहा है कि पिछले बीते दिनों में जो मेहनत की है उसका कहीं ना कहीं जो उस दौरान जनता का प्यार मिला है, सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है और आज का जहां तक उनकी बात करें तो वो खुद मानते हैं कि एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका जो नतीजा है वो आज पेटी में कैद हो जाएगा और सबसे पहले वो मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर, वहां पूजा करेंगे और उसके बाद कोशिश उनकी ये है कि 201 मतदान केंद्र इस विधानसभा में है और सभी मतदान केंद्रों में वो जाएं और वहां पे लोगों से भी मिलें और खुद अपना वोट डालने को करीब 3 बजे जाएंगे, मुहूर्त के हिसाब से वो जाएंगे। उनका मानना है कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर है और इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। हाँ, कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
तो भगवान जगन्नाथ मंदिर आयोजन समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा संरक्षक साथ ही इस वक्त उत्तर विधानसभा सीट से, रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लोगों से उम्मीद जता रहे थे कि इस बार फिर कमल का बटन दबाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, नर्मदा के तट पर उन्होंने पहुंचे और उनके परिवार के साथ यहाँ वो पहुंचे, मां नर्मदा की पूजा अर्चना की है। तो ये प्रत्याशी हैं जो कि आज मताधिकार के पहले वो पहुंचे और भगवान के दरबार में पहुंचे, मत्था टेका। और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को हमने आपको सुनवाया था किस तरीके से उन्होंने कहा था कि कमल का बटन दबाना है, आतंकवाद से अगर देश को बचाना है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर है जहां पर सीएम शिवराज इस वक्त वोट डालने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। उसके पहले उन्होंने मां नर्मदा के तट पर पूजा अर्चना की, परिवार के साथ वो पहुंचे। बुधनी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हर बार यहीं पर वो वोट डालते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर लगातार तस्वीरें और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा के तट पर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से नेता भगवान के दर पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के 5 जो प्रत्याशी हैं वो भगवान के दर पर पहुंचे। छिंदवाड़ा में जहां पर कमलनाथ हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचे, जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की, वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को देख रहे हैं आप, बीच की जो तस्वीर है, इंदौर एक से प्रत्याशी हैं, बहुत ही हॉट हाई प्रोफाइल ये सीट है। वहीं बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा में यहाँ पर पूजा अर्चना की। दतिया में मां पीताम्बरा के दर पर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। तो ये 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता भगवान के दर पर पहुंचे और पहले इन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो मतदान के रंग IBC 24 के संग लगातार आपको तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। 300 पर आर पार शुरू हो चुका है, क्योंकि 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर लगातार हम तक अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र थवाइत एक बार फिर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार आपने यहां पर चर्चा की है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से, और इस वक्त आपके साथ अटल श्रीवास्तव मौजूद हैं। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे, क्या कह रहे हैं अटल श्रीवास्तव? बिल्कुल, देखिए मतदान की प्रक्रिया जारी है, तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कोटा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने भी यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अटल श्रीवास्तव जी, आप भी मतदान करके आए हैं और देखिए यही एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूरी है। अटल श्रीवास्तव जी ने मतदान किया है, कोटा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। सीधे बात करते हैं, अटल जी, आपने एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान किया है, किस तरह से, क्या कुछ मैसेज है और किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप खुद प्रत्याशी हैं कोटा विधानसभा, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला, जब बताया जाता है कि कोटा में त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र का आज महापर्व है और आपको अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, आपकी अपनी सरकारें चुननी होती है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार है आपकी एक मत से होती, इसलिए आज मैं अपना मतदान करने के लिए यहाँ आया हुआ था। जहाँ तक कोटा की बात है, तो कोटा त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। कोटा हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत सीट रही है। पिछले बार 2018 में पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस हारी थी। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जो JCC की प्रत्याशी अपने स्वर्गीय पति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं वहाँ की जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ कि जो 17 साल का ग्रहण लगा हुआ है, वो ग्रहण विकास का हटाना है और विकास की एक नई धारा वहाँ से बहना है। इसलिए मैं विकास के नाम पर वोट रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि कोटा विधानसभा की जनता मुझे चुनाव जिताएगी। लेकिन ये भी कहा जाता है जहाँ जोगी और जुदेव रहते हैं वहाँ। चलिए जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त रुक करेंगे पाटन का, जहां पर इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश, इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल के साथ मौजूद हैं। ये चाचा भतीजा की लड़ाई पर क्या कह रहे हैं हितेश, विजय बघेल?
बिल्कुल राहुल, इस वक्त हम पाटन में पहुंचे हैं और पाटन चूंकि भिलाई में इस वक्त हैं और चूंकि यहीं पर विजय बघेल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त पाटन बन गई है, चूंकि सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यहाँ पर विजय बघेल मैदान में है और इस वक्त हमारे साथ में खुद विजय बघेल मौजूद हैं। सीधा उनसे ही बात करते हैं। विजय बघेल जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज जनता अपना फैसला सुना रही है और सुबह से ट्रेंड भी हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, क्या उम्मीद आज के दिन? पूरी उम्मीद है, जनता का पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है और बहुत प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, यहाँ मुकाबला आपका बहुत हैवीवेट चेहरे से है, सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है और बहुत पहले ही चरण में जब टिकट का ऐलान हुआ था तब आपका नाम का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया था और लंबा प्रचार का दौर चला, सब कुछ चला। क्या खास मुद्दे हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि यहाँ की जनता आपके पक्ष में आज फैसला सुना रही? हाँ, बहुत बड़ा चेहरा है, भ्रष्टाचार करने में बड़ा चेहरा, जुआ सट्टा खिलाने में बड़ा चेहरा, शराब खोरी करने में बड़ा चेहरा और लोगों के साथ गुंडागर्दी इनके कार्यकर्ता करते हैं, वो बड़ा चेहरा है। ये मैं मानता हूँ बड़ा चेहरा है, लेकिन इस तरह के बड़ा चेहरा है जिनकी सोच ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ हमारा कैसा है, क्या है, इसको किस तरह किस दिशा में ले जाना है, ये सोच नहीं है इनकी। और ये इतने अहंकार में डूबे हुए हैं, इतने घमंड है कि पहले इन्होंने ये कहा था कि मुझे पाटन जाने की जरूरत नहीं है, लोग मुझे हाथों हाथ उठाएंगे, क्यों घूम रहे गलियों में। और कल तो हद कर दिए कि अपने आप को इतना बड़ा मानने लगे कि कल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके केसरा गांव में और वहां 4-5 गांव में ढोल ढमाकों के साथ, पटाखों के साथ वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना बड़ा है ये। तो जनता बहुत, आपने शिकायत की उसकी? शिकायत की मैंने, रायपुर तक शिकायत की मैंने, मैडम रीना कंगाले से मैंने डायरेक्ट बात की, पता नहीं क्या एक्शन हुआ नहीं मालूम मेरे को। और कल गुंडागर्दी भी की है उनके लोग और उनका ही काफिला चल रहा था। और जब वो पीड़ित व्यक्ति उनके पास जाके ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मुझे बचाइए, बोल रहे हैं तुम्हारा गांव का मामला है, जाइए, और अपने खुद पुलिस के घेरे में चल रहे थे, अपने जान की चिंता है उनको। अच्छा, हम लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाटन की जनता ने इससे पहले 5 बार उन पर भरोसा जताया है, आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएंगे। तो वो भी दावा कर रहे हैं पाटन की जनता का समर्थन का। यही तो पीड़ा है, जनता यही तो चाहती है, यही तो पीड़ा से झेल रही है कि जिनको हमने इतना प्यार दिया, 5-5 बार उन्हें विधायक बनाया और उसकी बदौलत तो मुख्यमंत्री बने, आज छत्तीसगढ़ को कलंकित करने और उन्हीं के साथ दादागिरी कर रहे हैं। मतलब शराब की नदी बहा रहे हैं, बहनें तो खून के आंसू रो रही हैं। जिसके घर में अगर पति और बेटा दोनों शराबी हो जाए, उस घर की क्या हालत है हितेश जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप तो एक पत्रकार है, कल्पना आप भी कर सकते हैं कि क्या हालत होगी। ऐसे खून के आंसू रो रही बहनें और ये इनके मन में कोई शर्म नहीं है, न कोई इनकी मन में संवेदना नहीं है। अच्छा, आप घोषणा पत्र समिति के भी अध्यक्ष थे और उस घोषणा पत्र की जगह जगह भारतीय जनता पार्टी चर्चा भी कर रही है। कौन सा ऐसा घोषणा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जिसका असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार बेहतर रहने वाला है? सभी घोषणाएं हैं। हमने किसानों के लिए, हमने माताओं बहनों के लिए, हमने युवाओं के लिए, हम कर्मचारी अधिकारियों के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक के कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो अपने घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है, उन सब का प्रतिसाद मिल रहा है और सभी खुश हैं। सबने कहा कि एक स्वर से कहा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ न कुछ करने जा रही है। पूरे प्रदेश में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? चलिए हितेश, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हम लगातार अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर दिमनी विधानसभा क्षेत्र में हंगामा हुआ है। ग्राम मिरघान के पोलिंग बूथ नंबर 146 और 147 पर यह हंगामा हुआ है। 2 पक्षों ने पथराव भी किया और हंगामा भी किया। मतदाताओं को रोकने टोकने पर विवाद हुआ था। पथराव के दौरान एक युवक घायल भी हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर देखिए आप, पोलिंग बूथ के आसपास खड़े लोगों को यहां से खदेड़ा गया है, पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया। पथराव करते लोगों की तस्वीर दिमनी से सामने आई है, जहां पर लोगों ने पथराव किया है। सत्येंद्र तोमर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्यों पथराव किया, क्या विवाद हुआ था? सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन क्या विवाद हुआ, क्यों ये पथराव हो रहा है? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो मिरगान गांव का है और मिरगान गांव में जब ये वोट डालने के लिए जा रहे थे, चूंकि बसपा और बीजेपी के दोनों ही समर्थक आपस में आमने सामने इकट्ठे हुए और उसके बाद में बीजेपी और बसपा समर्थकों में आपस में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक युवक घायल हुआ है और जो मोबाइल है और वो भी कहीं ना कहीं उसमें टूटे फूटे, और एक जो युवक घायल था उसको कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में लाया गया है। हालांकि स्थिति को तनावपूर्ण देखते ही और उसके बाद में भारी पुलिस बल मौके पर लगाया गया है और चूंकि पुलिस बल ने जो भी उपद्रव करने वाले जो लोग थे उनको खदेड़ा है कहीं ना कहीं। फिलहाल क्या स्थिति है सत्येंद्र, क्या पुलिस, क्या प्रशासन क्या कह रहा है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने जिस तरीके से पूरी कमान संभाली और जो आसपास में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। सत्येंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नासिर गौरी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। नासिर, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोगों को सभी को आहुति देनी है अपने सरकार बनाने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरों के पीछे की क्या कहानी है, क्या कार्रवाई इस वक्त हो रही है? चलिए लौटेंगे नासिर के पास। इस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान के दर पर पहुंचे हैं, लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है और इसके बाद वो अपने मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे पूरे परिवार के साथ। इससे पहले उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की थी, नर्मदा के तट पर पहुंचकर, और इस वक्त भी वो भगवान के दर पर पहुंचे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भी भगवान के दर पर पहुंचे। सभी प्रत्याशी इस वक्त भगवान के दर पर जा रहे हैं। सर मोबाइल हटा लीजिए। तो तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं और इस बीच एक जो बड़ी खबर हम जिस पर लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर उस खबर का रुख करेंगे। सत्येंद्र हमारे सहयोगी उस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े। सत्येंद्र, फिलहाल क्या लगता है कितने देर में यहां पर इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप हो जाएगा और फिर से मतदान प्रक्रिया सुचारू ढंग से शुरू हो पाएगी? सत्येंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो कितने देर में फिर से वोटिंग सुचारू ढंग से शुरू हो पाएगी? मीडिया में लगी। बिल्कुल, ये दिमनी थाना इलाके के मिरखान गांव का पूरा घटनाक्रम था, लेकिन जो पोलिंग बूथ है जहां मतदान हो रहा है, लोग मतदान लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है वो गांव के बीच गांव में हुआ था। मतदान जो केंद्र है उससे काफी दूर थे और अगर देखा जाए जिस तरीके से लोगों ने पथराव किया था, चूंकि मतदान केंद्रों पर इस बार अच्छी खासी व्यवस्था लगाई गई है, बीएसएफ और पुलिस के जो जवान है वो भी तैनात रहे हैं, लेकिन चूंकि जो गाँव के लोग हैं आपस में एक दूसरे की जो प्रतिद्वंदता रहती है, कहीं जो बीएसएफ और जो क्या कहते हैं गाँव के लोग हैं, चाहे बसपा कांग्रेस या बीजेपी के जो लोग हैं वो समर्थक आपस में भिड़े हैं और इसी में जो समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं ये विवाद देखने को मिला है, जिसमें पथराव हुआ और पथराव के बाद जो स्थिति बनी है उसके बाद में हालांकि पुलिस ने वहां मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चे के बाद में वहां जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो और तमाम सारे जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी मौके पर पहुंचे और जो गाँव में बाहर के लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं खेतों में खदेड़ा गया है और जिस तरीके से वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो उनको खदेड़ भी रहे हैं और पथराव के जो वीडियो हैं उसके बाद में ही जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस, एक युवक घायल बताया जा रहा है, उसको अस्पताल लाया गया, उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले से ये चल रहा था कि जो गोलियां हैं, जो गोली चलाई गई थी, लेकिन गोली जैसी कोई घटना हुई है, आपस में दो पक्षों में पथराव हुआ है। जी बिल्कुल, और भिंड मुरैना की कुछ बहुत ही संवेदनशील सीटें हैं और दिमनी में भी जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, जाहिर सी बात है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नासिर का रुख करेंगे। नासिर, बताइए ग्वालियर में तमाम मतदान केंद्रों में अभी किस तरीके की मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ी है?
देखिए अभी तक जो मतदान है लगभग 10% हो चुका है और ग्वालियर के जैसे 1662 मतदान केंद्र है, लेकिन इस बार देखने में यह है कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या है बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, यानी कि 276 बनाए गए। लेकिन लगातार जो खबरें आ रही थी कि यहाँ पर हंगामा हो सकता है, तो ऐसे 11 से 16 जो मतदान केंद्र है वहाँ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन देर रात यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है, वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दक्षिण से प्रवीण पाठक, उन्होंने कंपू थाने का देर रात घेराव किया और उसके बाद सीधा सा आरोप यहाँ पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पी हैं उन पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डलाने के लिए लोगों पर नोट बांटने का आरोप उन्होंने लगाया था। हालांकि पुलिस ने उनके आवेदन को ले लिया, लेकिन इस दौरान पुलिस में और कांग्रेस के प्रत्याशी में जमकर बहस हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुबह से ही जब से ये वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले ये विवाद हुआ और अब कहीं से हल्की चुटपुट की खबरें जरूर आ रही है कि कोई न्यूसेंस फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पुलिस का जो बल तैनात है वहां पर लगभग 13 कंपनियों को तैनात किया गया है ग्वालियर में। तो जैसे ही कोई भी खबर आ रही है तो वहां पर उसको शांति करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में अभी फिलहाल मुरैना से जरूर खबरें आई है, क्योंकि मुरैना की जो दिमनी विधानसभा सीट है वो बहुत ज्यादा हॉट है, यानी कि यहाँ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल दिमनी में जो स्थितियां बनी उसके बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया और नासिर भी इसके बारे में बता रहे थे। ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान के दर पर मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की थी पूरे परिवार के साथ। इस वक्त भी वो मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब सीएम शिवराज ने पूजा पाठ किया था, यानी बेहद आस्था के साथ आगे बढ़ते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि एक बार फिर से अगर उन्हें मौका मिलेगा तो जनता की सेवा करना चाहेंगे। ये दो तस्वीरें हैं आज की, अभी और ताज़ा तस्वीरें हैं, जहां पर पहली तस्वीर में जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस वक्त मंदिर में मौजूद है सीएम शिवराज। वहीं दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब नर्मदा के घाट पर वो पहुंचे, मां नर्मदा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा। तो आज वोट डालने के पहले लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मंदिर पर वो मौजूद हैं, यहाँ पर पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहाँ वो नर्मदा के घाट पर पहुँचे पूरे परिवार के साथ। उन्होंने माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की थी। तो बुधनी से प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रत्याशी और एक बार फिर से यहाँ पर जीत का दावा किया। प्रदेश में सरकार बनाने का दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो मध्य प्रदेश के अलावा लगातार छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। वहां से भी हम तस्वीरें और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जो अलग अलग सहयोगी वहां पर जो प्रत्याशी उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। और आइए आपको सुनाते हैं ननकी राम कंवर ने क्या चर्चा की, F24 से क्या कहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में जो दिग्गज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर हैं और जो चुनावी मैदान में फिर इस बार हैं। ननकी राम जी, इस बार क्या तैयारी और किन मुद्दों को लेकर के लगता है इस बार जनता वोट करेगी और खासतौर पर आपकी विधानसभा में? नमस्कार। जो हमारी घोषणा पत्र है निश्चित रूप से प्रभावशील है जी। दूसरी चीज कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार, वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है हमारा जी। तो घोषणा पत्र में तो बिल्कुल आपसे ऊपर बढ़कर कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र दे दिया है। आपको याद होगा पिछले घोषणा पत्र का एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। इससे मैं समझता हूँ कि जानकार आदमी तो कम से कम संभ्रांत आदमी वो घोषणा पत्र के बारे में सोचेगा कि इन्होंने पहले घोषणा किया था उसको पालन नहीं किया तो अब इस घोषणा पत्र का पालन नहीं करेंगे जी। लेकिन कर्ज माफी और धान खरीदी में जो अधिक दाम देने की शुरुआत है एक तरह से उन्होंने ही की है। नहीं, आपको ताजुब होगा, धान खरीदी में जितना हम धान खरीद रहे हैं जी और जितना कीमत है हमारा उससे उतना ही धान में या उतने 1 एकड़ में जो धान खरीदेंगे वो कम कीमत आता है। अच्छा। आप जोड़ लीजिए। नहीं सब आज वोटिंग है, आपको लगता है क्या माहौल होगा और जनता से आप क्या कहेंगे?
ना मैं तो अब निवेदन ही करूंगा कि भाजपा को जिताए। जी, तो ये थे ननकीराम कंवर जी जो बता रहे थे कि उनके लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी है, क्योंकि इससे परिवार तबाह हो रहे हैं और वो अपनी। तो ननकीराम कौर का आप सुन रहे थे और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहनों के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। लाडली बहनों के बीच लाडले भैया शिवराज चौहान इस वक्त अपनी बहनों के बीच मौजूद हैं और चूंकि अब से कुछ देर पहले वो मंदिर गए थे, वहां पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, नर्मदा की पूजा अर्चना की, नर्मदा घाट पर भी गए और अब ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर अपनी लाडली बहनों के बीच पहुंचे हैं उनके लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान। तो मतदान के पहले वो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त वो लाडली बहनों के बीच मौजूद हैं और यहाँ पर भी तिलक लगाकर लाडली बहनों ने उनका स्वागत किया। तो अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर पर भी पहुंचे, नर्मदा के घाट पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ और इस वक्त लाडली बहनों के बीच मौजूद हैं। ये तिलक कर रही हैं, उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं बहनों भाइयों और भांजे भाइयों सबका स्नेह मिल रहा है, यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुंह मीठा लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूं। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगी आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड़ प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री। तो लाडली बहनों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये कहा कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, भरपूर प्यार उन्हें मिला है और एक बार फिर उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर उनका सहयोग और प्यार मिलेगा। यानी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। लाडली बहनों के बीच जब सीएम शिवराज पहुंचे तो अपने बीच अपने लाडले भैया को पाकर बहनों ने माथे पर तिलक लगाया और उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया। तो ग्राफिक्स के जरिए किन किन लोगों ने वोट किया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री, इन्होंने अपना मतदान कर दिया है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, इंदौर 1 से ये प्रत्याशी हैं। और साथ ही जीतू पटवारी राव से कांग्रेस के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, इन्होंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अरुण साव लोरमी से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, छिंदवाड़ा से प्रत्याशी हैं। विवेक शेजवलकर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किन किन लोगों ने अब तक वोट डाल लिया है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मुरैना की, ये तस्वीर, और देखिए किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। लंबी कतार आप देखिए किस तरीके से यहां से वहां तक, दूर दूर तक यहां पर जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। सुबह से अपनी पारी का इंतजार करते हुए यहां पर ये तस्वीरें सामने आई है और यही वो मतदान केंद्र है जहां पर कुछ देर पहले पथराव की घटना हुई थी और अब यहां पर एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में यहां पर मतदाता पहुंचे हैं, कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मुरैना से ये तस्वीरें आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले यहां पर पथराव हुआ था, तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन एक बार फिर यहां पर जो मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुरैना में, यहां पर जो हालात बने थे, पथराव हुआ था, उसके बाद यहां पर प्रशासन ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला था। और दूसरी तस्वीर उसी जगह की भी है जहां पर अब से कुछ देर पहले पथराव हुआ
और अब यहां पर लोग पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं, कतारबद्ध होकर इस वक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें बता रही है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं होगी। पहली तस्वीर जहां तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई, वहीं दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग कतारबद्ध होकर यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रही है। ये वही जगह पर है, ये जगह है जहाँ पर पथराव अब से कुछ देर पहले हुआ था, तनाव हुआ था, जब प्रशासन ने मोर्चा संभाला था। लोग यहाँ पर कहीं तितर बितर हो गए थे, लेकिन भय और डर उनके अंदर नहीं है। शायद यही वजह है कि वो एक बार फिर से यहाँ पर अब वोट डालने के लिए पहुंच गए और एक बार फिर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तनाव चाहे कितना भी हो और चाहे किसी भी तरीके का दबाव हो, मतदाता अपने मताधिकार को लेकर जागरूक है, ये बताने की कोशिश ये मतदाता कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को हिरासत में ले गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिंड में प्रत्याशियों को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार प्रशासन मुस्तैदी से डटा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। तो वोटिंग के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड में प्रत्याशियों को, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के हालात हैं और उसके बाद प्रशासन लगातार मुस्तैदी से डटा हुआ है, कहीं पर भी तनाव ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भिंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया है। और मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी सब कुछ देर पहले हमने मुरैना की भी तस्वीर दिखाई थी, जहां पर पथराव की तस्वीरें सामने आई थी। यहां पर अब मतदान की प्रक्रिया सुचारू ढंग से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया है। यानी एक और जहां पर लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही मतदान के लिए पहुंचे हैं, वहीं कहीं कहीं पर छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। मुरैना की तस्वीर आप जहां पर देख रहे हैं, पथराव हुआ था अब से कुछ देर पहले, लेकिन अभी यहां पर हालात बहुत सामान्य हो चुके हैं, लोग मतदान करने के लिए पहुंच गए। लेकिन भिंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हिरासत में ले गया पुलिस ने, दोनों प्रत्याशियों को हिरासत में ले लिया है। जाहिर सी बात है, मतदान की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से डटा हुआ है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पथराव की तस्वीर है मुरैना में, जहां पर प्रत्याशियों के बीच जब विवाद हुआ, उसके बाद पथराव हुआ। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। दिलीप, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हिरासत में ले गया, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अटेर के जो विधानसभा जो प्रत्याशी है हेमंत कटारे, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हेमंत कटारे और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया, इनको जो प्रशासन ने इनको नजरबंद किया है। और शहर के जो समर हाउस में इनको अरविंद सिंह भदौरिया और उनके जो भाई हैं देवेंद्र सिंह भदौरिया को इनको नजरबंद किया हुआ है। वहीं अटेर के जो हवेली, जो चौधरी की हवेली बताते हैं, चौधरी की हवेली में जो हेमंत कटारे, उनके जो भाई है योगेश कटारे, उनको नजरबंद किया। हालांकि जो प्रशासन का कहना है, जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से जो कदम उठाया गया है, उनको जो नजरबंद किया है। जी, तो क्या वहाँ तनाव के हालात बने थे, क्या इस वजह से हिरासत मिले, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, जो देवेंद्र सिंह भदौरिया है, जो अरविंद सिंह भदौरिया के जो भाई, उनका जो कहना था कि मतलब जिस तरह से उनके पास कोई एक फोन पे एक सूचना आई थी, जो प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि उनको जो समर हाउस में वो वहां पर नजरबंद होने के लिए उनको बुलाया गया था, और वो वहां पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि किसी प्रकार का जो तनाव का माहौल जो मतदान केंद्र पर जो प्रत्याशी हैं, जो हर मतदान केंद्र पर जो घूमते हैं, इससे के माहौल भी बिगड़ता है, उसको माहौल को सुधारने के लिए इस तरह के जो कदम उठाया गया है, जिससे उनको जो प्रत्याशी है वो नजरबंद किया गया है। चलिए, तो अरविंद भदौरिया और हेमंत कटारे, इनको हिरासत में लिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी दिलीप बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, तनाव के हालात बने, उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। फिलहाल जो स्थिति नियंत्रण में बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड में जो दोनों प्रत्याशी हैं, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया, नजरबंद किया गया है। आपको अपडेट कर दें, हिरासत में नहीं लिया गया बल्कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। तनाव को देखते हुए उन्हें नजरबंद किया है प्रशासन ने, और लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।